बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा शौहर शादी के बाद जल्द ही बैरून मुल्क चला गया, इसलिए मेरा जेठ ही मुझे सहरी के लिए जगाने आता। वो बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश करता। एक दिन जब मेरा जेठ मुझे जगाने आया तो उसने मेरे साथ माँ बाप ने कम उम्री में ही मेरी शादी करा दी। मेरे शौहर बैरून मुल्क रहते थे। शादी के 1 माह बाद ही मेरे शौहर वापस चले गए और मैं ससुराल के साथ रहने लगी। मेरे ससुराल में सास और ससुर के अलावा एक जेठ रहता था। उसने कुछ माह पहले ही अपनी बीवी को तलाक दी थी और अब अकेला ही माँ बाप के साथ रहता था। मैं ज़्यादा तफसीलात नहीं जानती, मगर मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि मेरी जेठानी को मेरे जेठ के किरदार पर शक था। वो बहुत उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाती थी, तो मेरे जेठ ने गुस्से में उसे तलाक दे दी। जब माह रमज़ान आया तो सास ने मुझे साफ अल्फाज में बोल दिया कि मेरे सास ससुर मरीज़ हैं, रोज़े नहीं रखते। अलबत्ता मेरा जेठ रोज़े रखता था। मेरी सास ने जेठ से कह दिया, दूध दही लाकर अपनी भाभी को जगा देना, ये तुम्हें भी सहरी करवा दिया करेगी। मुझे भी एतराज़ न था, मैं काम काज की आती थी। मेरी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था। मैं ससुराल वालों के मिजाज से वाकिफ़ न थी। मुझे माँ बाप ने रुखसत करते हुए कह दिया था कि अब वही घर तुम्हारा घर है और उस घर का हर फर्द तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। मुझे किसी ने नहीं समझाया कि ससुराल में जेठ या देवर ऐसा रिश्ता है जिससे एहतियात और फासला रखना लाजिम होता है। रमज़ान की पहली रात में अपने कमरे में सुकून से सो रही थी, तब अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। मैं नींद में थी, फ़ौरन जागी, हड़बड़ा कर उठ बैठी तो मेरा जेठ खड़ा था। ना उसने दरवाज़ा बजाया, ना आवाज़ दी। बिना आवाज़ के कमरे में आकर मेरा कंधा हिलाते हुए मुझे जगाया था। मेरे जागने पर वो कमरे से चला गया। मैं जल्दी से मुँह हाथ धो के किचन में जा खड़ी हुई। जब तक मैं सहरी बनाती रही, मेरा जेठ भी वहीं कुर्सी रख के बैठ गया और ख़ामोशी से मुझे देखता रहा। हमने मिलकर सहरी की, फिर मैंने नमाज अदा की और सो गई। अगली सुबह जेठ ने फिर मुझे जगाया। वो बिना आवाज़ के कमरे में आ जाता, मुझे कंधे से पकड़ कर जगाता। मगर दिन ब दिन मेरे जेठ के रवैये में अजीब सा बदलाव आने लगा। अब मेरा जेठ अक्सर मुझे दिन में भी काम करते हुए देखता और ठंडी आहें भरता। मुझे लगता शायद वो अपनी हसरत भरी ज़िंदगी पर दुखी है। मुझे अपनी जेठ की नज़रें अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती तो मुझे उलझन होती, मगर मैं हर बार ख़ुद को दलाइल देती कि मुझे गलत फहमी हुई है। मेरा जेठ मेरी हर वक्त तारीफ़ें करता। मेरे सास ससुर भी मुझे पहले से ज़्यादा चाहने लगे और मैं इतनी सी तवज्जो पर खिल उठी थी। मैं नादान थी कि कभी अपने जेठ के इस मीठे लहजे और रवैये का मकसद ही नहीं समझ सकी थी। मैं पहली बार तब चौंकी थी जब एक रोज़ मेरी आँख खुली तो मेरा जेठ कमरे में मौजूद था, मगर मुझे जगाने की बजाय देख रहा था। मेरे जागने पर जल्दी से बोला, मैं तुम्हें ही जगाने आया था, वक्त कम रह गया है। तब मैं रोज़ा रखने के ख़्याल से सर झटक कर जल्दी से किचन में पहुंची। मेरा ज़ाती कमरा था, मगर मैंने कभी कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं रखा था। मुझे ये काम बात लगती थी। जो दिन गुज़रते जा रहे थे, मुझे अपने जेठ का दनदनाते हुए मेरे कमरे में आना बुरा लगने लगा था। रमज़ान से पहले कभी मेरे जेठ की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो कभी मेरे कमरे में आता या मुझे हाथ लगाता। मेरा जेठ यही ज़ाहिर करता कि मुझे जगाना उसकी मजबूरी है, मगर उसका तरीका मुनासिब न था। मैंने एक रोज़ बहाने से अपने शौहर को बताया। मुझे लगा शायद वो अपने भाई की इस हरकत पर नागवारी महसूस करेगा और ख़ुद अपने भाई को समझा देगा, मगर वो उल्टा मुझसे बोला कि अच्छी बात है, तो मैं अकेले तंग नहीं होना पड़ता, मेरा भाई दूध दही भी ला देता है, वरना तुम अकेली सब कैसे करती। शौहर की बात पर मैं खामोश हो गई कि शायद मुझे ही ये बात खामखा महसूस हुई। चंद रोज़ों के बाद ही मुझे अपने जेठ की मौजूदगी बोझ लगने लगी थी। पूरे घर की सहरी बनाना अलग बात थी
और एक जेठ को किचन में सहरी बनाते हुए सर पर सवार देखना मेरे लिए मुश्किल हो गया। पहले रोज़ों में तो मेरा जेठ एक तरफ बैठा रहता, इसके बाद वो काम करवाने के बहाने मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता, बहाने बहाने से छूने लगता। मेरी छठी हिस्स मुझे ख़बरदार कर रही थी, लेकिन मैं अपने जेठ को टोकने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गलतफहमी हो रही हो और मेरे जेठ की नीयत में कोई खोट ना हो। और फिर रोज़ा रखवाना तो सवाब का काम था। मेरे घर वाले, मेरा शोहर, जो भी सुनता मुझे यही बोल देता कि मैं सवाब कमा रही हूँ। मगर एक रोज़ दिन के वक्त में कमरे से निकली तो जेठ को किचन में खड़े देखा। मैंने किचन में झांका तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से पूरी खुल गई। मैं बिना आवाज़ किए वापस अपने कमरे में चली गई। मेरा सास ससुर जो मेरा इतना ख्याल रख रहे थे, यकीनन ऐसी बात करने पर वह भी मुझे बुरा भला कहते। मैं घर में किसी को भी अपने ख़िलाफ़ नहीं करना चाहती थी। मुझे डर लगने लगा था। मेरे शोहर को कुछ खबर ही नहीं थी कि पीछे उसके घर में उसकी बीवी के साथ क्या हो रहा था। मैंने भी एक दो बार इशारा देने की कोशिश की, मगर फ़ायदा ना हुआ। मैं इतनी परेशान हुई कि उस रात मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। सुबह के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं रात को परेशानी की वजह से ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए इस आवाज़ पर हड़बड़ा कर जागी। जल्दी से दरवाज़ा खोला। मैं घबरा गई, शायद टाइम कम रह गया है, मगर दरवाज़ा खोला तो पता चला कि फजर की अज़ानें भी हो चुकी हैं। मेरा जेठ गुस्से से दरवाजे के पास खड़ा था और मेरी सास ससुर भी वहाँ मौजूद थे। मैं परेशान हो गई कि न जाने क्या बात हो गई। मेरी सास ने मुझे देखते हुए फ़िक्रमंदी से सवाल किया। बोली, तुम ठीक हो? कब से तुम्हारा भाई दरवाज़ा बजाता रहा, तुम जाग ही नहीं रही थी? मैं अपनी सास के इस सवाल पर बहुत ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई थी। मेरा जेठ गुस्से से बोला, तुम्हारी वजह से आज का रोज़ा ज़ाया हो गया। दरवाज़ा बंद करके सोने की क्या ज़रूरत थी, जो दरवाज़ा बजाने से भी नहीं जागी। मुझे अपने जेठ की बात पे गुस्सा आया। मुझे एक रोज़ पहले किचन में देखा मंजर याद आया। मेरा दिल चाहा सबके सामने अपने जेठ का हकीकी रूप ज़ाहिर कर दूँ, मगर ज़ाहिर है कोई भी मेरा यकीन ना करता। वो बात करने के लिए भी मुझे हिम्मत चाहिए थी। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी सास मुझे हिदायत देने लगी कि बेटा, दरवाज़ा बंद करके मत सोया करो, ऐसे तो रोज़ाना आँख नहीं खुलेगी और दोनों का रोज़ा रह जाएगा। मेरा जेठ मुसलसल यही बावर करवा रहा था कि दरवाज़ा बंद ना होता तो वह मुझे कब का सिखा चुका होता। मैं अपने जेठ को हैरत से झूठ बोलता देख रही थी। मैं अपनी नींद से वाकिफ़ थी। हल्की सी दस्तक या आहट पर भी मेरी आँख खुल जाती थी, इसलिए मुझे अच्छे से पता था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई थी। मगर मेरा जेठ जो चाहता वही हो चुका था। मेरी सास ससुर मुझे दरवाज़ा बंद रखने से मना कर चुके थे। उस रोज़ मैं बहुत बददिल हुई और बिना कुछ खाए पिए रोज़ा रखना पड़ा। मैंने अपने शोहर को फ़ोन पर सब बताया, तो वो कहने लगा कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया होगा, मेरा भाई क्यों झूठ बोलेगा, उसका रोज़ा ज़ाया हुआ है, इसलिए वो गुस्सा हो गया। मुझे अपनी बहुत बेबसी महसूस हुई। मैं अपने जेठ का अजीब रवैया समझ नहीं पा रही थी। अगली रात मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। मेरा जेठ वक्त से पहले मेरे कमरे में आ गया। उसने मेरे कंधे को अभी छुआ ही था कि मेरी आंख खुल गई। मैं उठ बैठी। वक्त देखा तो ठिठक गई। मेरा जेठ मुझे वक्त से पहले जगा चुका था। मेरे देखने पर बोला कि मैं कल परेशान हो गया था, इसलिए आज चेक करने आया कि तुम ठीक हो या नहीं, अभी सहरी का वक्त नहीं हुआ। मैं अपने जेठ की बात पर सवर के घूंट भर कर रह गई। मैं उस वक्त उठकर बहाने से बाथरूम में बंद हो गई और मेरा जेठ कमरे से चला गया। मगर मेरी घबराहट बढ़ गई थी। मेरे जेठ की हरकतें दिन ब दिन नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी और मेरी बेबसी ये थी कि मैं अपने कमरे में भी सुकून से नहीं सो पा रही थी। दिन निकलने तक मेरे सास ससुर सोए रहते और मेरा जेठ दीदा दिलेरी से कमरे में चला आता। उस रात में सहरी का वक्त होने तक सो नहीं पाई थी। इससे अच्छा था कि मैं अकेले रोज़ा रहती। मगर अब मुझे समझ आ चुकी थी कि मेरा जेठ क्यों रोज़ाना मुझे सहरी में उठाता था और मेरे साथ किचन में खड़ा रहता था। मैंने अपनी सास से कुछ रोज़ के लिए मेके जाने की इजाज़त मांगी तो वो मना कर गई।
और बोली कि तुम्हारे जेठ को रोज़ा कौन रखवाएगा। अब अगर एक सवाब कमा रही हो तो इस काम को पूरा करो। जिस शख्स की वजह से मैं घर से जाना चाहती थी, उसी की वजह से मुझे रुकना पड़ा। मैं पहले ही जानती थी कि पिछले रमज़ान में मेरी जेठानी इस घर में मौजूद थी। अब वो नहीं थी तो मुझे ही ये सब करना था। मुझे कोई और रास्ता ना मिला तो मैं अपने शोहर से ज़िद करने लगी कि वो यहाँ वापस आ जाए या मुझे पास बुलवा ले। मेरे शोहर मेरी इस बेवजह ज़िद से परेशान हुए और बोले कि शादी के वक्त ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। वैसे तो मेरे शोहर की बैरून मुल्क में अच्छी नौकरी थी, वो अच्छी खासी भारी रकम घर भेजते थे। वो चाहते तो मुझे बुलवा सकते थे, मगर बूढ़े माँ बाप की वजह से मुझे नहीं बुलवाते थे। मैंने एक रोज़ वाज़े अल्फाज में शोहर को बोल दिया कि वो अपने भाई को समझाए, वो सुबह जाग कर मेरा काम ना बढ़ाए। मेरे शोहर को हैरत हुई तो बोले, मेरे भाई को रोज़ा रखना होता है, एक सहरी करवाने पर तुम इतना मसला क्यों बना रही हो। मैंने गुस्से से अपने शोहर को बता दिया कि उसका भाई रोज़े नहीं रखता। मेरे शोहर को झटका लगा। मैंने बताया कि कुछ रोज़ पहले मैंने अपने जेठ को किचन में देखा था, तो वो छुपकर फ्रिज से फ्रूट निकाल कर खा रहा था। फिर भी वो सहरी के वक्त आकर मुझे बेवजह तंग करता है। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर रोज़ा न रखने के बावजूद मेरा जेठ रोज़ाना उस वक़्त जाग रहा था जब मेरे सास ससुर सोए हुए होते थे, तो इसका मतलब साफ था कि वो सिर्फ मौके से फ़ायदा उठा रहा था। मगर मेरी बात का कभी सास ससुर यकीन न करते। मेरे शोहर को भी ये सुनकर गुस्सा आया और वो मुझे डांटने लगे कि तुम मेरे भाई पर उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगा रही हो। वो सुबह सवेरे उठकर दूध दही लेने जाता है, तुम्हें सहरी के लिए जगाता है और तुम्हें उसकी एक रोटी बनाने पे मसला है। मेरे शोहर को मेरी बातों पे यकीन न आया, बल्कि वो अफसोस करने लगा और बोला कि मेरा बदकिस्मत भाई जानता तक नहीं कि उसकी बीवी के बाद अब तुम भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, जबकि वो तुम्हारी इतनी तारीफ़ें करता है, छोटी बहन समझता है। मैं चुप सी हो गई। मेरे जेठ का किरदार उसके घर वालों के सामने साफ था। मैं इस घर की नहीं थी, इसलिए मुझ पर यकीन इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। मैंने ये बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने शोहर से माफ़ी तलाफ़ी करके बात ख़त्म कर दी। कुछ दिनों बाद जब शोहर का मिजाज अच्छा देखा तो उसे मशवरा दिया कि वो अपने बड़े भाई की शादी करवाए। जेठ की बीवी होगी तो वो अपने शोहर को भी संभालेगी और सास ससुर का भी ख्याल रखेगी। मेरा मशवरा मेरे शोहर को अच्छा लगा। वो अपने माँ बाप से बोले कि बड़े भाई का मुनासिब सा रिश्ता तलाश करें। मेरे जेठ ने यह सुना तो हत्थे से उखड़ गया। मैं संभल कर रहने लगी। अब अक्सर मेरा देवर कमरे में आकर मुझे जगाने के बहाने उल्टी सीधी हरकतें करने लगा और वो कमरे में आकर भी मुझे तंग करता था, मेरे करीब खड़ा रहता था। मैं रोज़ दुआएं करती कि मेरे जेठ का कहीं अच्छा रिश्ता हो जाए और इसकी शादी हो जाए, मेरी जान छूटे। मगर मुझे नहीं मालूम था कि जेठ की शादी से पहले ही मुझ पर क़यामत टूटने वाली थी। मैं ये सोचकर मुतमईन थी कि जल्द ही मेरे जेठ का रिश्ता होने वाला है, मगर मेरा जेठ कुछ और सोचे बैठा था। एक रोज़ वो मुझे जगाने आया तो मैं पहले से जागी हुई थी, क्योंकि मैं मोबाइल में अलार्म लगा कर रखती थी ताकि मैं वक्त से पहले जाग जाऊं। मेरा जेठ मुझे जागा हुआ पाकर खामोशी से वापस चला गया और मैं इत्मीनान से किचन में सहरी बनाने चली गई। उस रोज़ जेठ मेरे करीब नहीं आया, दूर से ही बैठ के देखता रहा। मैं भी खुश हो गई, चलो मेरे जेठ को अक्ल आ गई है। उसे खाना दे के मैं कमरे में चली गई, इत्मीनान से सहरी की। अज़ाने होने पर वज़ू करने गई, नमाज अदा करके सुकून से सो गई। मेरे सर से बोझ उतरा था, मैं अपने जेठ की तरफ से लापरवाह हो चुकी थी। मगर उस रोज़ मैं फजर पढ़कर सोई थी कि मेरा जेठ अचानक कमरे में आ गया। बेवक्त उसे कमरे में आता देखकर मैं हैरान हुई और मुझे गुस्सा भी आया, मगर उसकी अगली हरकत ने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं घबरा कर पूछने लगी उससे क्या चाहिए, वो क्यों आया इधर। मेरा जेठ मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा और कहा कि तुम्हारे शोहर को कदर ही नहीं, इतनी खूबसूरत बीवी है,
मगर वो तो मैं यहाँ अकेला छोड़ के चला गया। मेरे हाथ पांव जवाब देने लगे। मैंने भागना चाहा मगर मेरा जेठ मेरा रास्ता रोक चुका था। मेरा रंग उड़ चुका था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा जेठ किस नीयत से मेरे पास आया था। मैं रोज़े के साथ थी। उसे समझाने की कोशिश करने लगी मगर मेरा जेठ मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो ज़बरदस्ती मेरे साथ सारी हदें पार करता चला गया। मैं पूरी शिद्दत से चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरी सास ससुर मेरी चीखों पर भी नहीं आए और मेरा जेठ मेरी इज्जत और नामूस रौंद कर कमरे से चला गया। मैं होशो हवास से बेगाना वहीं पड़ी रह गई। मुझे हैरत थी कि मुझ पे क़यामत गुजर गई और मेरा ख्याल रखने वाले सास ससुर को खबर ही नहीं। जब मैं सारा दिन कमरे से ना निकली तो मेरी सास मेरे पास आई। उसने मेरी हालत देखी तो वो घबरा गई। मुझसे पूछने लगी क्या हुआ। मेरा सब्र जवाब दे चुका था। मैं चीख चीख कर अपनी सास से लड़ने लगी कि उनका बेटा मेरे घर में मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो वो मेरी पुकार पर क्यों नहीं आई। मैं गम से चीख रही थी जबकि मेरी सास मेरे अल्फाज पर हड़बड़ा गई। मुझे बुरा भला कहने लगी। कहा कि हमारा बेटा रात को ज़रूरी काम से दूसरे शहर चला गया था। तुम किसके साथ मुंह काला करती रही हो। मेरी सास मुझे झंझोड़ते हुए सवाल करने लगी। मेरा जेठ पूरे घर को पागल बना गया था। मैं रोती हुई अपनी सास से बोली, अगर वो मेरी चीखों पुकार पर आ जाती तो खुद देख लेती कि मेरी हालत का मुजरिम कौन था। मेरी सास ने तब मुझे जो बात बताई मुझे गुमसुम कर गई। वो बोली कि जब हम रात को सोए तो आँख ही नहीं खुली बल्कि हम सुबह भी देर से जागे। वो बोली कि शायद हमें कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं दी। मेरी सास को मुझ पर ही शक था कि मैंने रात को उनको खाने में कोई दवा मिलाकर दी थी ताकि वो बेहोश हो जाएं और मैं गलत काम कर सकूं। मेरी सास रोने लगी कि मेरे दोनों बेटों की किस्मत ख़राब है। दोनों को बदकिरदार औरतें मिली। मैं पहले से ही निढाल पड़ी थी। इन इल्ज़ामात पर डर सी गई। अपने किरदार की वजाहत देने के काबिल नहीं थी। मैंने अपने घर फ़ोन किया। रोते हुए अपने बाप को सब बता दिया। मेरे वालिद मेरी बात सुनकर तड़प गए और मुझे मेरे माँ बाप लेने आए। उसी रात मेरे माँ बाप और सास ससुर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हुई। मेरे सास ससुर मेरे किरदार पर कीचड़ उछालते रहे। मेरे दिल में उनकी जो ज़रा सी भी इज़्ज़त बाकी थी वो भी उस रात ख़त्म हो गई। मेरे माँ बाप अपनी गलती नहीं जान पाए थे। अगर वो पहले रोज़ मुझे समझा देते कि जेठ मेरी जिम्मेदारी नहीं तो नौबत यहाँ तक ना आती। मेरे सास ससुर मुझे मजबूर करते कि मैं अपने जेठ के लिए दरवाज़े को खुला रखूं। मैं माँ बाप के घर चली गई। मैंने घर पहुँचते ही शोहर को कॉल करके सब बताया। तब वो मुझसे बोला कि मेरे माँ बाप ने मुझे बता दिया है। मेरा बड़ा भाई उस रात घर नहीं था। तुम क्यों मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाती हो। जो सच है वो क्यों नहीं बता देती। उस रात तुम्हारे पास कौन आया था। मैं अपने शोहर के मुँह से अल्फाज सुनकर हैरान रह गई। मैंने कॉल बंद कर दी और बुरी तरह रो पड़ी। कम उम्र में मेरी शादी हुई थी। उसके बावजूद भी मैंने ससुराल की हर जिम्मेदारी को दिल से निभाया था। उनकी खिदमत की। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरा घर बसा रहे मगर इसका सिला ये मिला कि मैं इज़्ज़त गंवा बैठी। मेरा जेठ निहायत चालबाजी से अपना काम कर गया था। वो अपने माँ बाप को दूसरे शहर जाने का बोल कर उन्हें नींद की दवा देकर सुला चुका था। उस पर किसी को शक नहीं हुआ था। वो कुछ बोले बगैर ही बेगुनाह साबित हो गया और मेरा रोना तड़पना भी किसी को ना बता सका। मैं इस घर में दोबारा जाने को तैयार नहीं थी। अपने माँ बाप से इल्तिजा की कि मेरी तलाक करवाएं। मेरे माँ बाप परेशान थे। ना तो वो मुझे वापस उस घर में भेज सकते थे ना तलाक करवाना चाहते थे। मैं बीमार रहने लगी। वापस जाने की बात पर चीखने लगती। मेरी इस हालत को एक माह गुजर गया। ससुराल वालों ने दोबारा रब्ता नहीं किया। जानने वालों ने बताया कि मेरे जेठ की शादी हो गई है। मेरा दिल दुख से भर गया। मुझ पर जुल्म करने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश था। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया है। एक रोज़ अचानक मेरा शोहर हमारे घर आया। उसने मेरे माँ बाप से बात की तो मेरे वालिदैन ने मुझे नरमी से समझाया, दरख्वास्त की कि मैं अपने शोहर से बात करूं और कोशिश करूं कि घर बस जाए। हम सफ़ेद पोश लोग थे। तलाक हो जाती तो सारी उम्र माँ बाप की घर बैठे गुजर जाती।
मैं मजबूरन अपने शौहर से मिलने को तैयार हुई, वरना मेरे दिल में अपने शौहर के लिए भी गुस्सा था। मैं जब अपने शौहर के पास गई तो उसने मुझे बताया कि पहले तो वो माँ बाप की एक बात पर यकीन करके मुझसे सवाल करता रहा, मगर फिर उससे मेरी वो बातें याद आने लगी। मैं उसे हर वक्त इशारों में उसके भाई की उल्टी सीधी बातें बताती रहती थी। मेरे शौहर उलझ गया, उसे अपने भाई पर शक होने लगा था। फिर एक रोज़ मेरे शौहर के दोस्त ने फ़ोन करके उसे जो बात बताई वो मेरे हक़ में गवाही साबित हुई। मेरे शौहर के दोस्त ने बताया कि उसी सुबह मेरा जेठ मेरे साथ ज़्यादती करके घर से निकला तो इसका हमारे घर के सामने ही रोड पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मगर वो मरहम पट्टी करवा के घर वापस आने की बजाय कहीं और चला गया। मेरे शौहर के दोस्त ने वो हादसा अपनी आंखों से देखा और मेरे जेठ की मरहम पट्टी भी करवाई। उसने मेरे शौहर को जब बताया तो मेरा शौहर ठटे आ गया। उस रोज़ उसे पता चला कि इस रात इसका भाई वाकई घर पे था और सुबह घर गया। मेरा शौहर घर वालों को कुछ भी बताने की बजाय पाकिस्तान आ गया और मुझसे मिलकर माफ़ी मांगने लगा। वो शर्मिंदा था कि उसकी लापरवाही की वजह से मैं इतने बड़े हादसे से गुजरी थी। मैं रोने लगी और शौहर से कह दिया कि सच साबित हो चुका है, मगर तब भी मैं वापस उस घर में जाने को तैयार नहीं। मेरे शौहर ने मुझे उस घर में जाने की ज़िद नहीं की, बल्कि मेरे वीज़े का बंदोबस्त किया और मुझे अपने साथ बैरून मुल्क ले गया। मैं कुछ वक्त के बाद संभलने लगी। मेरे शौहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा और दोबारा कभी मुझे उदास नहीं होने दिया, मगर मेरे जेठ को उसके किए कि अल्लाह ने इतनी सख्त सज़ा दी कि मेरी भी रूह कांप गई। एक रोज़ मेरे शौहर को पाकिस्तान से फ़ोन आया। उसके माँ बाप ने रोते हुए बताया कि मेरे जेठ की बीवी ने घर का आधा हिस्सा अपने नाम करवा लिया, सास ससुर से अलग हो गई। मेरी सास एक रोज़ बेटे से मिलने गई तो देखा घर खाली था, बहू गायब थी। कमरे में गई तो उनकी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे जेठ की लाश कमरे के वस्त में पड़ी थी और उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। उसी की बीवी ने अपने शौहर को कत्ल करवाया और ख़ुद घर बेचकर रुपया पैसा लेकर भाग गई। मेरे जेठ की लाश भी 2 रोज़ से पड़ी थी। मैं ये सब सुनकर अल्लाह के इंसाफ पर रो पड़ी थी। मेरी सास ससुर गमज़दा थे और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने खुले दिल से उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि मुझ पर जुल्म करने वाला अपने अंजाम को पहुंच चुका था। अब मुझे किसी से भी गिला नहीं रहा। दोस्तों, देवर और जेठ एक ऐसा रिश्ता है जिससे पर्दा रखना नहायत ही ज़रूरी है। हदीस में इसे मौत की तरह कहा गया है। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची और सबक आमूज़ कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।